हेलो दोस्तों, मैं आकाश आप लोग का एक्सेलेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी 97 पे बिहार पुलिस बिहार दरोगा का ग्रुप डिस्कशन शाम 6:30 बजे से कराया जाता है। और आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का सेट जो होता है, प्रीवियस का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा को हम लोग सेट बाय सेट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपना तैयारी को बेहतर करेंगे। अभी हम लोग के पास समय है कि हम लोग सारा प्रीवियस ईयर को पूरा सोल्यूशन के साथ हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसा कि सेट 1 का हम पीछे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और जो भी नए स्टूडेंट जो जुड़े हैं हमारे चैनल से, वो पहले सेट 1 का देख लें वीडियो, उसके बाद ही सेट 2 का वीडियो देखें, उससे बेटर समझ में आएगा क्योंकि सीरीज से चल रहा है। ठीक है, तो 14 से 15 दिन में हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। उसके बाद फिर करेंट अफेयर चलेगा हम लोगों का। करेंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन पूछेगा वहाँ से करेंट अफेयर से। ठीक है, तो हम लोग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे इसके माध्यम से। तैयारी को बेहतर बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें और समझें, ताकि हम लोग को अनुमान लग सके कैसा क्वेश्चन पूछा गया है अब तक और कैसा पूछने का संभावना है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम लोग सेट 2 स्टार्ट करते हैं। हाँ, और उससे पहले एक और बात बताना चाहते हैं कि जो भी छात्र जो भी बिहार पुलिस बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और अपने मेहनत मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। हमारे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दिया जाएगा। उस पर सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे क्विज होता है। वो क्विज के माध्यम से हम लोग पूरा सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। उससे आपका तैयारी और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि क्या है। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही क्या है संधि, मतलब संधि विच्छेद बोल रहा है कि संधि विच्छेद कीजिए भारतेंदु का। तो बस भारतेंदु का कुछ नहीं करना है, भारत जोड़ इंदु, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या होगा, भारत जोड़ इंदु, भारतेंदु। अब भारतेंदु में गुण स्वर संधि है, याद रखिएगा दोस्तों। भारतेंदु में कौन सा संधि है, गुण स्वर संधि है भारतेंदु में। ठीक है, भारतेंदु में गुण स्वर संधि है। चलिए आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सज्जन का विपरीतार्थी शब्द क्या है। सज्जन का विपरीतार्थी शब्द क्या होता है। तो सज्जन का विपरीतार्थ आप सब जानते हैं, ऑप्शन से भी आप पकड़ सकते हैं। सज्जन का क्या हो जाएगा, दुर्जन। राइट आंसर क्या हो जाएगा सज्जन का, दुर्जन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे एक और पॉइंट बताते हैं। अभिचारी का विपरीतार्थ सदाचारी होगा। अभिचारी का विपरीतार्थ शब्द सदाचारी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। क्वेश्चन पूछा है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही एग्जाम्पल पूछा है दोस्तों। तो सही एग्जाम्पल इसका होगा लड़का लड़कपन। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, लड़का लड़कपन। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण का सही उदाहरण यही है। और लड़का जो है एक जातिवाचक संज्ञा है और लड़कपन जो है वो भाववाचक संज्ञा है। याद रखिएगा दोस्तों, लड़का जातिवाचक संज्ञा और लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो इसका आपका राइट आंसर आपका होगा वह रोने लगा, यानी ऑप्शन सी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह रोने लगा। वाक्य में आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है, जिसे संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्यों में सर्वनाम पदों की संख्या बताना है। इसमें कितना सर्वनाम पद है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितना सर्वनाम पद है, 3। इसमें कितना सर्वनाम पद है, 3, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर तुम्हारा मैं कौन, यही 3 शब्द है। तुम्हारा मैं कौन, ये 3 सर्वनाम है, याद रखिएगा। ठीक है, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं।
ये सब तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ये सब पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो इसमें बस ये एक ही याद रखना है कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सर्वनाम किसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है। हिंदी के मूल सर्वनामों की संख्या कितना है? हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या 11 है। याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी के मूल सर्वनाम संख्या कितना है? 11 है। उपयुक्त वाक्यों में तुम्हारा जो है वो पुरुष वाक्य सर्वनाम है। याद रखिएगा, पुरुष वाक्य है। ठीक है दोस्तों, पुरुष वाक्य है। ठीक है, और सर्वनाम में जो कौन है वो प्रश्नवाचक है। आप लोग भी जानते हैं कि उन्होंने नहीं बोलते हैं कौन, कौन यानी क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक। याद रखिएगा, कौन क्या है? सर्वनाम प्रश्नवाचक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी, अकर्मक। ठीक है, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उस क्रिया को क्या करते हैं? उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6ठा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? ठीक है, तो इसमें प्रश्नार्थक आप भी जाना कि प्रश्नार्थक इसमें क्या हो जाएगा। इसमें देख के आप ऑप्शन से बना सकते हैं कि 7वां का सी, क्या। किसी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या यानी क्या है, क्वेश्चन मार्क ये भी यानी प्रश्नवाचक है, मतलब प्रश्नार्थक है, जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है किसी से। क्या नहीं बोलता है कि क्या काम करना है, क्या काम है उससे, तो प्रश्नवाचक है। ठीक है दोस्तों, 7वां का क्या, क्यों आदि जैसे प्रश्नबोधक शब्द प्रश्नार्थक निपात उदाहरण है। याद रखिएगा, क्या, क्यों, जैसे। ठीक है, ये सब क्या है? प्रश्नार्थक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांकेतवाचक अव्यय का वाक्य क्या होगा? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यह गिलास आधा भरा है। संकेत है कि यह गिलास आधा भरा है। याद रखिएगा दोस्तों, संकेत है क्या कि यह गिलास आधा भरा है। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंडेंट होता है यानी निर्भर होता है, होने का बोध होता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 9वां के डी, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। सर्वनाम व सर्वनामिक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाता है, उन दो शब्दों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ जो शब्द है वो कैसा शब्द है? याद रखिएगा, ये योगरूढ़ है। यानी 11 का सी हो जाएगा। रचना के आधार पर वर्णों का 3 भेद होता है, जिसमें रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। योगरूढ़ जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों का योग से बनता है उसे योगरूढ़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे नील और कंठ, नील परस कंठ। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, नीला है कंठ अर्थात शिव, ये क्या है? योगरूढ़ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का। हर एक सेक्टर से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कम टू माई पार्टी, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से आप लोग बना सकते हैं। अगर आंसर आप लोगों को पता है इसका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कम टू माई पार्टी, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट,
याद रखिएगा दोस्तों, कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में इस फिल इन द ब्लैंक्स था, कुछ नहीं करना था इसमें। फिर चूज द करेक्ट सेंटेंस बताना है, करेक्ट सेंटेंस बताना है इसमें। इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सी, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए साइंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, सिंस का याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें करेक्ट वर्ड को पकड़ना है कि करेक्ट वर्ड कौन है। आप लोग अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो आराम से पकड़ सकते हैं, जो नहीं पकड़ते हैं कोई बात नहीं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इसको देख सकते हैं। इसका करेक्ट वर्ड होगा डी, याद रखिएगा, OCCASIONAY, याद रखिएगा दोस्तों, ये इसका राइट है। राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, डी 14 का। चलिए 15 नंबर देखते हैं। चूज द करेक्ट एंड, याद रखिएगा, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉनेस्ट। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर का आपका हो जाएगा सी, हॉनेस्ट यानी ईमानदार होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपका 15 का हो जाएगा सी। ठीक है, 15 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, डिसऑनेस्ट, हॉनेस्ट का पूछ रहा था अपोजिट, तो डिसऑनेस्ट हो जाएगा। चलिए अब आ गया मैथ। तो मैथ जो सब्जेक्ट है वो अगर यहाँ पे बताएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए आप लोग अगर मैथ का पूरा सोल्यूशन जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से आप लोग मैथ का सोल्यूशन देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और रात 10 बजे और सुबह 10 बजे भी वहाँ क्विज होता है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का, तो आप लोग वहाँ पे अपना आके सेट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, ऐसे हम आप लोग को बस यहाँ पे आंसर बताते हैं कि किसका क्या आंसर होगा, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगा मैथ बनाने में। ठीक है, 17 नंबर है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल प्रतिशत की वृद्धि कितना होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, 17 का डी, 17 का आपका डी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 17 का डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है किसको प्राप्त करने के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, माध्यिका को, किसको, माध्यिका को, यानी 18 का सी हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण बोल रहा है तो 19 के डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी। ठीक है, फिर है 7,000 रुपये के स्टॉक से 2% की दर पर आएगी। याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, समीकरण यह है, इसको हल करना है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 21 के बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर, एक वृत्त पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितना चक्कर लगाएगा। याद रखिए 22 के सी हो जाएगा, 22 के सी, 1000 चक्कर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, यदि एक्स वाई परिमेय संख्या है और 5 प्लस रूट 11 बटा 3 माइनस 2 रूट 11 बराबर एक्स प्लस वाई रूट अंडर 11 है, तब एक्स वाई का मान पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि आयताकार हॉल की भुजा 24 मीटर तथा उसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का बी है, 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 240 मीटर स्क्वायर यानी 24 का बी। ठीक है, 25 नंबर का आपका हो जाएगा राइट आंसर, 25 का हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, 25 का बी 243। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से जिक्के आ गया, जिक्के देखते हैं। ठीक है, मैथ आपको बनाने का चीज़ है, वो आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका तैयारी बेहतर होगा। और मैथ
मैथ उतना तो आता नहीं है, 10 मैथ आता है, लेकिन फिर भी आप लोग को 10 में कम से कम 8 मैथ वहाँ सही करके आना है, तब आपका रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा। चलिए, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों से संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने किया था? ठीक है दोस्तों, तो उद्देश्य प्रस्ताव को रचना जवाहरलाल नेहरू किए थे। ठीक है, जवाहरलाल, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 26 के डी, जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो थे उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किए थे। कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। याद रखिएगा दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को कौन पेश किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किए थे? 13 दिसंबर 1946। और संविधान सभा में पेश किए थे। स्वीकार कब मिला था स्वीकृति? 22 जनवरी 1947 को मिला था। ठीक है, यह उद्देश्य प्रस्ताव अभी वर्तमान में ही इसको क्या बोला जाता है? प्रस्तावना या उद्देश्य का, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। और एक इतिहासकार थे, संविधानविद थे, जो एन पालकी वाला थे। उस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया है। ठीक है, याद रखिए, इतना क्वेश्चन आप लोग काफ़ी है, इतना से बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ था? याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार को 1909 के भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, हम लोग जानते हैं। फिर इस अधिनियम द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल का प्रबंध किया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान कब हुआ था? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। लॉर्ड मिंटो जो था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक है। याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक है, जो 1909 में भारत का वायसराय था। याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो क्या था? 1909 में भारत का वायसराय। और 1909 में लॉर्ड मार्ले जो था भारत का सचिव था। याद रखिएगा, भारत का सचिव कौन था? लॉर्ड मार्ले। मिंटो क्या था? वायसराय था। ठीक है, इस अधिनियम के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार को हमारा सर्वनाश कर दिया। मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी का ये कथन था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने किसको कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सुधारों को नाश कर दिया था, सर्वनाश कर दिया था। याद रखिए, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया था? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिका सेना द्वारा। यह नारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, अमेरिका स्वतंत्रता का युद्ध 1775 से 1783 तक लड़ा गया था। 1783 में पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। यह अमेरिका क्रांति न केवल अमेरिकी राजनीति को प्रभावित किया था, बल्कि विश्व इतिहास को प्रभावित भी किया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा हुआ था। याद रखिएगा ये भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, इस घटना को क्या बोला जाता है? एक क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। बोस्टन बंदरगाह 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया था, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, बोस्टन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी, यानी ऑप्शन सी, बोस्टन टी पार्टी। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन में मैसाचुसेट्स के सन्स ऑफ लिबर्टी के एक राजनीतिक और व्यापारिक विरोध के रूप में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। याद रखिएगा, जो बक्सा फेंका गया था चाय का, उसको किस नाम से जानते हैं? बोस्टन टी पार्टी, जो 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की एवं ग्रीस में से एक सैनिक संधि को जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सॉरी, ठीक है बी, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, नाटो। ये सब नाटो का सदस्य है। याद रखिएगा, ये सब नाटो का सदस्य कौन कौन आता है? अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस। ठीक है, सैनिक संधि है जिसको क्या कहा जाता है? नाटो। नाटो का गठन हुआ था, आप लोग को याद रखना है, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC। ठीक है, नाटो का मुख्यालय
बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। मतलब इसका नाटो का गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में, और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। याद रखिएगा, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है। नाटो सदस्य राष्ट्रों की संख्या अगस्त 2022 के अंत में 30 था। ठीक है। नाटो का 30वां सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया बना था। ठीक है, याद रखिएगा, इतना क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य थे कौन कौन? राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य आप लोग को था, याद रखिएगा, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका। बेल्जियम, ब्राज़ील, ग्रीस और स्पेन राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुआ था, यूएन का। राष्ट्र संघ की स्थापना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण आपका होगा आंसर बी, त्रिपक्षीय संधि। ठीक है दोस्तों, त्रिपक्षीय संधि। वर्ष 1982 में त्रिपक्षीय संधि हुआ था, याद रखिएगा। जर्मनी को ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली को जोड़ता है। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस से संबंध त्रिपक्षीय सौहार्द 1907 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण हुआ था ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांज फर्नांडिस की सेनारेजेवा में हत्या कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था, याद रखिएगा। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में कौन कौन था? याद रखिएगा, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन मित्र में, जिसमें 1917 के बाद अमेरिका भी शामिल हुआ था, याद रखिएगा। धुरी राष्ट्रों में कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, याद है, और बुल्गारिया भी शामिल था इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना काफ़ी है। आप लोग का 32 का हो जाएगा बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं। पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो आप 33 का इसका आप करा बी, 33 का बी हो जाएगा, गरासा। पाषाण युग में गरासा से काटा जाता था। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं जानना है, बस यही था, गरासा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? ये तो आप लोग परिचित होंगे इससे कि कौन थे, क्योंकि गणितज्ञ हैं तो सभी लोग को पता है। 34 के बी, आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा राइट आंसर, 34 के बी। कालिदास, बरामहीर, धन्वंतरी आदि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बरामहीर एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य थे। आर्यभट्ट गुप्तकालीन महान गणितज्ञ एवं खगोल विज्ञान के थे। ठीक है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम पुस्तक की रचना किए थे और अमरकोश की रचना अमर सिंह ने किया था। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। अ से अलाई दरवाज़ा, अ से अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंबा वाला महल का भी निर्माण कराया था, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक था, जिसको द्वितीय सिकंदर भी बोला जाता है। सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था ये। ठीक है, याद रखिएगा। और कल भी इससे आप लोग को एक क्वेश्चन बताया था कि अस्थायी सेना और नगद वेतन देना भी प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन। चलिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन था? इसका कल आपको हम बताए थे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, जिसका स्थापना कलकत्ता में हुआ था। आप लोग को कल इसका बताए थे, पीछे वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल बताया हुआ है इनके बारे में। ठीक है,
वैसे कुछ पॉइंट है जो हम आपको यहीं बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा दोबारा रिवाइज हो जाए, जो कल हमारा वीडियो देखे हैं। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1928 को कलकत्ता में इसका स्थापना किए थे, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कब किए थे? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किया था कलकत्ता में। ठीक है, बस याद रखिएगा आप लोग को। और इनको आधुनिक भारत का प्रथम नेता कहा जाता है, नवजागरण के अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की ने किया था, याद रखिएगा। कब किए थे? याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, कब किए थे? 1875 में। 1875 में मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल अलकॉट ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इतना याद रखिए। अब गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना आपका हुआ था, याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना हुआ था कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कनाडा और यूएसए में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। लाला हरदयाल, याद रखिएगा, 1913 याद रखिएगा। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रथम मंत्री थे, याद रखिएगा। और काशीराम मदरौली इसके कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को एक गदर पत्रिका साप्ताहिक का संस्करण प्रकाशित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह किया था, तो आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहला उनका हुआ था चंपारण, 1917 में हुआ था, बिहार में। ठीक है, और महात्मा गांधी आए थे पूर्वी चंपारण में आए थे। ठीक है, याद रखिएगा इतना क्वेश्चन, सबसे पहले 1917 में। अगर यहाँ ऑप्शन में अगर रहता दक्षिण अफ्रीका, तो सबसे पहले क्या मरा था? दक्षिण अफ्रीका। ये क्वेश्चन भी कल आप लोग को हम वहाँ करवा दिए हैं, पहला वीडियो में, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं, फुल डिटेल में कराया हुआ है और बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन फिर भी आप लोग को यहाँ पे बता दिए कि 1917 में महात्मा गांधी अपना पहला सत्याग्रह भारत में शुरू किए थे। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी सबसे पहला सत्याग्रह, अगर इसमें ऑप्शन में चंपारण नहीं है, तब आप क्या मार सकते हैं? दक्षिण अफ्रीका मार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, याद रखिएगा। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो कब तक चला था? 2022 तक चला था। ठीक है, 5 फरवरी 2022 को चौरा चौरी कांड होने की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था 1920 वाला अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था, उसी अधिवेशन में यह असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी बोला था, कि वस्त्र को जलाना निष्ठुर बर्बादी है, इसी में बोला था, याद रखिएगा। इतना एडिशनल पॉइंट आप लोग को बता रहे हैं, ये आप लोग ध्यान में रखें ताकि कोई क्वेश्चन आपसे ना छूटे। चलिए, इक्वाडोर को चिम्बराव ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस श्रेणी में आता है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका होगा ए, शांत ज्वालामुखी है, एकदम शांत ज्वालामुखी है। इसमें ना तो कोई उद्गार हो रहा है, इसमें ना ही कोई उद्गार हो रहा है, और ना ही इसमें अभी तक विस्फोट हुआ है, और नहीं कभी होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? शांत ज्वालामुखी है, एकदम शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा पॉइंट। इक्वाडोर, ठीक है, ये वाला देख लीजिए, ज्वालामुखी जिसमें उद्भव की कोई संभावना नहीं रह गई हो, और मृत ज्वालामुखी इसको कहा जाता है, मृत या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन ज्वालामुखी कहाँ है, थोड़ा एडिशनल बता देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए, कभी आए तो कभी छूटे ना। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली है, जो कहाँ पड़ता है? इटली में। स्ट्राम्बोली इटली। माउंट एटना, एटना है तो इटली में हो जाएगा। कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी पड़ता है इक्वाडोर में। क्राकाटोआ पड़ता है इंडोनेशिया में। माउंट कैमरून पड़ता है अफ्रीका। ओजल डेल सलाडो चिली में पड़ता है, चिली अर्जेंटीना में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। विसुवियस है इटली में। फ्यूजिमा है जापान में, देखो माँ लगा हुआ है,
यामा जापा, बस याद रखिएगा, इसे ट्रिक बना के याद रखिएगा। नारकोंडम भारत में है। माउंट पोपा, पोपा म्यांमार में है। एकांकागुआ चिली अर्जेंटीना में है। चिमराजो इक्वाडोर में है। और को सुल्तान ईरान में पड़ता है, याद रखिएगा। और किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है। और मियाना फिलीपींस में। बस आप लोग इतना याद रखें, और इतना से आप लोग का ज्वालामुखी बहुत है, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। चलिए, विषुवत रेखा क्षेत्र के संघनन वन लाभदायक है किसके लिए? याद रखिए, 42 के बीच जड़ी बूटियों के लिए है। ठीक है, जड़ी बूटियों के लिए है, जड़ी बूटियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं था। आप ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ उगाएंगे? तो हम लोग ग्लास हाउस में सब्जी उगाएंगे टुंड्रा प्रदेश में। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में ग्लास हाउस में सब्जियां उगाई जाती है। ग्लास हाउस, ग्रीन हाउस कृषि फसल को बाहरी खतरों से, कीट और मौसमी घटनाओं से बचाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? इसका राइट आंसर होगा ताप छोटे क्षेत्रों में केंद्रित होता है। ताप छोटे क्षेत्रों में केंद्रित होता है, यानी 44 का आपका हो जाएगा ए। 0 डिग्री को बोला जाता है विषुवत रेखा, याद रखिएगा, 0 डिग्री को बोला जाता है इस विषुवत रेखा। ठीक है, जो भूमध्य रेखा को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, आइए इधर। अग्नेय सेल निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाया जाता? अग्नेय सेल में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता, क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका राइट आंसर आपका होगा बी, 45 के बी। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें अग्नेय सेल में परतदार चट्टान कहलाने का तत्व नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें परतदार चट्टान नहीं पाया जाता है अग्नेय में। अग्नेय चट्टान जो होता है उसमें परत नहीं होता है। अग्नेय चट्टान में क्या होता है? परत नहीं होता। तो इसमें नहीं पूछ रहा था, यानी गलत पूछ रहा था कि कौन गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। इसमें चट्टान नहीं पाया जाता अग्नेय चट्टान में, याद रखिएगा, अग्नेय चट्टान में नहीं पाया जाता है। और भू प्रॉपर्टी का 90% भाग पर अग्नेय चट्टान से निर्मित है भू प्रॉपर्टी पूरा, याद रखिएगा। अग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, एग्जाम्पल याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि कौन अग्नेय चट्टान है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, पाइराइट। एक बार रिपीट कर देते हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, पाइराइट, ये सब क्या है? अग्नेय चट्टान है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो चाय जो है ना दोस्तों, चाय, राइट आंसर सी जो है ना, खाद्य फसल नहीं है। चावल हम लोग है, गेहूँ है, मकई है, लेकिन चाय नहीं है। चाय एक क्या है? पेय फसल है। और चाय हम लोग पीते हैं ना जी, खाते थोड़ी हैं। चाय हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं। तो ये पेय फसल है। चाय की उत्पत्ति चीन में हुआ था, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। चाय का वनस्पति नाम क्या है? कैमेलिया सीनेसिस है, याद रखें। उलांग चाय ताइवान में पाई जाती है, याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उलांग चाय ताइवान में, ठीक है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा सागर से दूरी। समुद्र का जलवायु समकारी प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं में महसूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आप लोग याद कर लें डायरेक्ट इसको। जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक था? तो आप लोग को अच्छे से पता है कि केरल में सबसे ज़्यादा महिलाएं साक्षर है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, दूसरी जनगणना के अनुसार पूरे भारत में केरल सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है, 92.1% है। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में ही है, साक्षरता दर भी वही है, महिला साक्षरता दर भी वही है। अब भारत की साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? 74.4 पूरे भारत में। चले आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? ये निम्न स्तर का है। कोयला के 4 प्रकार होता है दोस्तों, याद रखें। उससे पहले बताते हैं कि भारत के तमिलनाडु राज्य में नवेली में, भारत के तमिलनाडु राज्य के नवेली में लिग्नाइट कोयला का उत्पादन होता है, याद रखें। और लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं,
एंथ्रासाइट, इसमें उच्चतम कोटि का कोयला होता है, इसमें यानी इसमें कार्बन का मात्रा इसमें होता है 80 से 90% के बीच में इसमें कार्बन होता है। फिर दूसरा बिटुमिनस है, इसमें 70 से 60% के बीच में होता है कार्बन। लिग्नाइट, लिग्नाइट में 50 से 40% होता है। और पीट, पीट जो है इसमें सबसे कम होता है, इसमें 30 से 20% होता है। यानी कि बनने का मतलब जो कोयला बनने का प्रक्रिया है वो क्या है, पीट ही होता है, पीट। और सबसे उच्चतम होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा, इसमें धुआं बहुत कम होगा। लेकिन हम लोग प्रयोग किसका करते हैं, बिटुमिनस का, हम लोग प्रयोग किसका करते हैं, बिटुमिनस का। भारत में एंथ्रासाइट कोयला नहीं पाया जाता, जम्मू कश्मीर में है लेकिन बट वहाँ से निकाला नहीं जाता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, बिटुमिनस का, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूँ किस जलवायु की फसल है, गेहूँ किस जलवायु की फसल है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, गेहूँ की खेती के अनुकूल तापमान बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गेहूं की खेती तो वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। हल्की शुष्क मिट्टी या शुष्क रहित मिट्टी आवश्यक है इसके लिए, बस याद रखें आप लोग इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, घटशिला। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, घटशिला। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना 1930 में हुआ था, याद रखिए। झारखंड में पड़ता है घटशिला, घटशिला कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, 1930 में हुआ था। ठीक है, याद रखें दोस्तों। और 25 सितंबर 1972 को भारत सरकार ने इसको इंडिया कॉपर कॉरपोरेशन का विलय हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में कर दिया था। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखें, इतना याद रख सकते हैं। जितना आप लोग वीडियो को बेहतर तरीक़ा से शांतिपूर्ण देखेंगे, और इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें, तिबारा देखें, रिपीट करें वीडियो को, जितना देखेंगे उतना आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरा तो प्रयास है कि एक ही बार में आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, उसके पूरा प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बताना है कि कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सभी लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। अब बस यहाँ से थोड़ा बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, इससे एडिशनल पॉइंट तो आप लोग, ताकि आप लोग को हेल्प मिले। उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक अगर बोलेगा प्रति हेक्टेयर में तो पंजाब हो जाएगा। और चावल वाला में आप लोगों को पता है कि पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। और बिहार में धान का कटोरा रोहतास जिला को कहा जाता है, यानी कि बिहार किसके लिए फेमस है, धान के लिए। रोहतास का धान का कटोरा कौन है, बिहार का रोहतास जिला। गोदावरी से कृष्णा डेल्टा एवं छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा भी कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो रेडियो प्रसारण के लिए सी, आयन मंडल। आयन मंडल में रेडियो एक्टिव जितना भी है सब वहीं पर रहता है, याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर, स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है कब। इसका राइट आंसर आपका होगा भूमिगत जल में, भूमिगत जल में, याद रखिएगा। चलिए, तो कुछ नहीं था, आगे बढ़ते हैं। बताना है 55 नंबर कि दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है। तो आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन होता होगा दोस्तों कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है कि सिक्किम में है। याद रखिएगा, दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में गंगटोक है। ठीक है, सिक्किम में गंगटोक है, लेकिन दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, यानी 55 का सी। दार्जिलिंग चाय की खेती हेतु प्रसिद्ध है, याद रखें, चाय की खेती हेतु प्रसिद्ध है। बंगाल राज्य में कुल जिला की संख्या 23 जिला है। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने की स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दे दिया है। और पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता आप लोगों को पता है, और सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है, आप लोगों को पता है। मेघालय का राजधानी शिलोंग है, ये आप लोग को अच्छे से पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं था। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, संविधान द्वारा। संविधान द्वारा नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। आप लोग उधर देखे थे भाग 3 में मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट, 12 से 35, इधर
नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक भाग 4 में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये लिया गया कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से इसको हम लोग ग्रहण किए हैं। ठीक है, याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग कौन सा है? तो याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचायती राज से। 58 का आपका आंसर हो जाएगा बी, जिला परिषद। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? जिला परिषद। याद रखें, पंचायती राज संस्थान के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग नाम जिला परिषद है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था। याद रखें, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत दिया गया था, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश कौन किया था? बलवंत राय मेहता। 1957 में बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज की व्यवस्था का वस्तुकार कहा जाता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था हेतु 2 स्तरीय व्यवस्था कौन किया था? अशोक मेहता। 2 स्तरीय अशोक मेहता और 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता। ठीक है, इतना याद रखें, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? पूछ रहा है, नहीं है। क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ देखना है क्या पूछ रहा है। नहीं है तो आपका सी हो जाएगा, यानी केरल। केरल में नहीं है दोस्तों, याद रखें, केरल में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। 2022 तक स्थित अनुसार 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जिसमें है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना विधान परिषद अस्तित्व में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद अस्तित्व में है। ठीक है, और इसका विधानमंडल का गठन होता है अनुच्छेद 168 द्वारा, यानी 168 द्वारा। ठीक है, याद रखें दोस्तों, इतना आप लोग याद रखें, बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर, पंचशील निम्न से किस देशों के बीच का समझौता है? पंचशील आपका हो जाएगा भारत और चीन। भारत और चीन है, जो 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, और चीन के पहले प्रीमियर प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे, के द्वारा पंचशील समझौता हस्ताक्षर किया गया था। यह समझौता जो था चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंधों के व्यापार को लेकर हुआ था। ठीक है, याद रखिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच अस्थायी सदस्य है, यानी आपका डी हो जाएगा ऑप्शन, सुरक्षा परिषद का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, भारतीय शांति सेना। बस आप लोग को इसमें कुछ नहीं जानना, बस ये सब डायरेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश से है? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड से। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व स्विट्जरलैंड से। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन, आप लोगों को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय सी, यानी भारत में है। सार्क का मुख्यालय, थोड़ा सा इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है दोस्तों। एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? अरे सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश, सॉरी थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश बोला है भारत है, और सार्क का मुख्यालय नेपाल के राजधानी काठमांडू में है, जिसका स्थापना 1985 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो सार्क में कौन कौन देश शामिल है उसका अलग से एक ट्रिक लेके आएंगे, और बेहतर तरीक़ा से मैप के माध्यम से उसको कवर कराएंगे। शॉर्ट वीडियो रहेगा, वो आप लोग देखिएगा, उससे आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, और हमेशा कभी भूलेंगे नहीं कि कौन कौन सा देश सार्क कंट्री में आता है और इसका स्थापना कैसे कैसे हुआ, सारा कुछ उसमें फुल डिटेल में रहेगा। आप लोग मैप के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। ठीक है,
तो बस अभी आप इतना रखें, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। चलिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? कौन सा अनुच्छेद नहीं है? सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार के वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें, जैसे आप बताते हैं, थोड़ा सा डिटेल आप लोग याद रखें। 19 के ए का क जो है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 19 के जो ख है शांतिपूर्ण हथियार बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार देता है। ग में संगम व संघ बनाने का अधिकार देता है। घ में भारत के राज्यों में कहीं भी आवागमन का स्वतंत्रता देता है। और अंगा में कोई क्या देता है? भारत के निवास में कहीं भी मतलब हम रह सकते हैं, बस सकते हैं। और उसके बाद लास्ट है कोई भी उपाजिका मतलब व्यापार करने कहीं भी रह के व्यापार हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 6 प्रकार का स्वतंत्रता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, एक अलिखित संविधान। एक अभिलिखित संविधान की विशेषता नहीं है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखिएगा। ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है। भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, यह विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान विश्व में विभिन्न संवैधानिक स्रोत विहित है, मतलब हर एक देश से इसमें लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को की रिटायरमेंट की उम्र कितना होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की उम्र कितना होता है, क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका होगा 62 साल। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष का होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यायालय की त्यागपत्र कार्यकाल की, ठीक है, समाप्ति महाभियोग जैसे प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरण उनका पद का रिक्त हो जाता है। उसे उतना नहीं जानना, बस याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य का एक मूलभूत तत्व कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रभुता। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, यानी 68 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? इसका भी आपका हो जाएगा यूनिसेफ। लघु रूप है यूनिसेफ। बस यूनिसेफ के बारे में पूरा बताते हैं। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है यूनिसेफ का। इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। बस इतना याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 70 के आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। नहीं, राज्यपाल का चुनाव पहले देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की क्या होता है? नियुक्ति होता है, जो कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। याद रखिए, तो गलत हो गया आपका। राज्यपाल का चुनाव संसद तो करता नहीं है, क्योंकि इसका तो नियुक्ति होता है 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में जो हुआ था, उसके अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में भी पिछला वीडियो में हम डिटेल में बता चुके हैं, उसमें भी जाकर देख सकते हैं आप। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, तरंग जो कि धातुओं से संचालित होती है, ये और दोनों, केवल अनुदैर्ध्य और केवल अनुप्रस्थ दोनों में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो याद रखें दोस्तों, चाबी भरी कमानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग रोक के रखते हैं घड़ी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 न्यूटन का एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, तो इसका वाई अक्ष की दिशा घटक क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 40 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, 40 न्यूटन हो जाएगा इसका भी सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। जो सॉल्व करने वाला है इसका सोल्यूशन आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है एक्सेलेंस एकेडमी 97। ठीक है, उस पर आपको यूट्यूब पे भी इसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उस पर। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान क्या होता है? याद रखें दोस्तों, 74 का आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर 20। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सबका सोल्यूशन डाल देंगे, टेलीग्राम पर डाला जाएगा पूरा फुल सोल्यूशन।
चलिए, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो क्या है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, न्यूटन के थर्ड लॉ पर, जो प्रत्येक क्रिया के सदैव समान एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे रॉकेट जब ऊपर उड़ता है तो नीचे से उनका बहुत सारा धुआं निकलता है, तो ऊपर से वो फोर्स लगाता है नीचे, तो नीचे से पृथ्वी क्या करता है? फोर्स लगाता है। ठीक है, यही थर्ड लॉ है। न्यूटन का 3 लॉ होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में बस वही बोलता है कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगा, कोई गतिशील गति में है तो गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है, और सेकंड में उससे फार्मूला मिलता है, और तीसरा में क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, याद रखेंगे। एक पत्थर एक भवन की छत को छोड़कर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई कितना है? तो इसका याद रखें 78.4 मीटर होगा। ठीक है, एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटा उपयोग में लिए जाते हैं, तो 30 दिन के 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 108। ठीक है दोस्तों, 108। चलिए आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर देखते हैं। एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा 30 हर्ट्ज। 30 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में बी उत्पन्न करता है, यदि उसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा B/2। ठीक है दोस्तों, B/2। चलिए, सूचीबद्ध फोकस दूरी वाली 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है, तो लेंस की किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगी, उसका फोकस दूरी कितना होगा? इसका हो जाएगा आपका 5 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 81 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। काफ़ी गर्मी है। चलिए 81, घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस के मुख्य रूप से होता है। याद रखिएगा, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के द्रवीभूत रूप से। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जो हम लोग का वो घर में यूज करते हैं खाना पकाने वाला, उसमें कौन कौन होता है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। और उसमें जो गंध आता है, उसमें जो गंध आता है वो इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है उसमें गंध के लिए। जो हम लोग स्मेल आता है, हम लोग को बोलते हैं गैस महक रहा है, तो उसमें के लिए उस स्मेल के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई थी वह क्या था? वो था प्रोटॉन। रदरफोर्ड में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा प्रोटोनों की खोज हुआ था। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग के आधार पर उन्होंने परमाणु के नाभिक मॉडल भी प्रस्तुत किया था। बोलेगा नाभिक के मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रदरफोर्ड। ठीक है, इसका प्रयोग रदरफोर्ड ने खाली कक्ष में सोने के पतले पत्थर पर अल्फा कणों को बौछा कर किया था। अगले पृष्ठ पर पहले सोने के परत द्वारा अल्फा कणों को प्रकीर्णन का सरल चित्र दिखा दिया गया था। ऐसा कुछ नहीं है, बस याद रखिए रदरफोर्ड है इसका राइट आंसर, प्रोटॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप होता है उसे क्या कहते हैं? उससे क्या कहते हैं? उसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों ए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर है ए, विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, जिस सेल में विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप होता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांगी सदृश मिश्रण का उदाहरण है। समांगी सदृश मिश्रण कौन है? गन पाउडर। गन पाउडर याद रखें दोस्तों, गन पाउडर है इसका समांगी मिश्रण है। ठीक है, याद रखिए। जिस मिश्रण का संगठन असमान होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, निलंबन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। निलंबन क्या है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? स्फटिक रासायनिक रूप से क्या है? स्फटिक SiO2 यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, यह सोडियम सिलिकेट का बना होता है। यह सोडियम सिलिकेट का बना होता है जिसका उपयोग बहुमूल्य पत्थर के रूप में, आभूषण के रूप में किया जाता है।
सिलिका पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सिलिका पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह बहुत से प्रमुख धातु का भी प्रमुख स्रोत है, जैसे थोरियम। ठीक है, तो याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या होता है? तो ये हो जाता है, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने लगता है। ठीक है, तो आपका 86 का डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है, कौन हो जाएगा? ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी ऑप्शन डी, 87 के डी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। ठीक है, ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों ही तरह कार्य करता है। हाइड्रोजन जो है पेरोक्साइड रंगहीन तरल होता है और इसका उपयोग निर्जलीकरण का उद्देश्य हेतु किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है, ये आपको बता दिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध होता है? द्विबंध पूछ रहा है तो द्विबंध सी हो जाएगा, यानी O2। O2 में क्या होता है? द्विबंध होता है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 0 फिर डबल डैश, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे 0 कर सकते हैं, वो डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ लिखा हुआ है O2 तो O2 तो 2 यही हो जाए डबल बॉन्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सी शर्त आवश्यक है? इसका हो जाएगा आपका सी, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। दहन के लिए 3 आवश्यक शर्त है, ईंधन, ऑक्सीजन, ज्वलन ताप। याद रखें, ईंधन, ऑक्सीजन और ज्वलन ताप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी कार्बन है। ठीक है, इसमें 14 और 7 है, तथा नाइट्रोजन में 7 है और 14 का उदाहरण है। ठीक है, क्या उदाहरण है? 90 के बी, संभारिक है ये। समान परमाणु द्रव्यमान तथा भिन्न परमाणु संख्या परमाणुओं के संभारिक कहते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे समन्यूट्रिक कहते हैं। जैसे बस यही एग्जाम्पल जो ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस में होती है? ये लाल रंग में सर्वाधिक होता है और बैगनी में सबसे कम होता है। जो बैगनी आप देख रहे हो ऑप्शन ए आप देख रहे हो, उसमें कम होता है, लेकिन लाल में ज़्यादा होता है, यानी सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए 92 का देखते हैं। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, एपीफाइट। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई पौधा रहता है, उसी पे एक पौधा उग जाता है। कभी कभी देखे होंगे कि दूसरा पौधा उगता है उस पर, तो उसको हम लोग कहते हैं एपीफाइट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एम्फीबियंस क्या है? एम्फीबियंस जल और थल दोनों के समान रूप में रहते हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। जैसे मेढक वही है ना, जल में भी रहता है, थल पे भी रहता है। टॉड जो मेढक एक उभयचर का उदाहरण है। वैसे जीव जो जल में वास करते हैं जिसे मत्स्य जीव कहलाते हैं। शार्क, रेहू, ट्यून, समुद्री घोड़ा, कैटफिश आदि। ठीक है, कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि से भी सब इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए बस याद रखिए कि जल और थल पर जो दोनों रहता है उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से पौधे में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है? इसका राइट आंसर आपका केंद्रक झिल्ली। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना साधारण होती है जिसमें केंद्रक एवं उपांग उपस्थित नहीं होता है। ये मुनेरा जगत में वर्गीकृत किया जाता है। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक, एनाबी सब प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना जटिल होती है और जिसमें केंद्रक एवं विशेषीकृत उपांग अवस्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फसलों पर DDT के छिड़काव से प्रदूषित होता है, याद रखिएगा, वायु, मृदा तथा जल। DDT के छिड़काव से कौन प्रदूषित होता है? वायु, मृदा तथा जल। DDT का फुल फॉर्म बताते हैं, डाइक्लोरो डिफेनी ट्रिक्लोरेथेन। याद रखिएगा, डाइक्लोरो डिफेनी ट्रिचोक्लेथेन। याद रखिएगा दोस्तों,
DDT एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। ठीक है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है फंगस द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, फंगस द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फेफड़ा। राइट आंसर फेफड़ा। फेफड़ा में रुधिर ऑक्सीजन में घुलकर शुद्ध रक्त में परिवर्तित होता है। फेफड़ा से फुसफुस शिरा के द्वारा रक्त हृदय के बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। बायां आलिंद में बायां नीलय में प्रवेश करने पर रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है। ठीक है, रक्त परिसंचरण मार्ग कैसे कैसे है? पहले फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा से फुसफुस शिरा जो है वो लेके जाएगा बायां आलिंद में, और बायां नीलय जो है महाधमनी को देगा, महाधमनी शरीर में लेके जाएगा पूरा शरीर में, फिर शिरा दायां आलिंद में लेके जाएगा, दायां नीलय, फिर फुसफुस धमनी, फिर फेफड़ा। मतलब यही पूरा चलते रहता है चक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो इसका हो जाएगा ए, साल्मोनेला कुष्ठ। साल्मोनेला कुष्ठ का युग नहीं है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड रोग होता है, याद रखिएगा, ये जीवाणु से टाइफाइड रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम आपको पता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया से होता है। टीनिया पता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मियासिस के लिए कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, मियासिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। मियासिस एक अर्धसूत्री मियासिस द्विसूत्री विभाजन के समान होता है। मियासिस में एक में गुणसूत्रों का ह्रास होता है। इस विभाजन की प्रमुख अवस्था प्रोफेज 1 मेटाफेज और 1 एनाफेज में होता है एवं एक टेलीफेज के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग याद रखें। तो आज का हम लोग का सेशन कंप्लीट हो गया है, और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो कल वाला वीडियो देख लें ताकि आप लोग का क्रम से चले। सेट 1 हो गया था, आज सेट 2 कंप्लीट हो गया। हम लोग बिहार पुलिस से पहले हम लोग करेंट अफेयर और पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे, क्योंकि इतना कम समय में ना तो आप सिलेबस पढ़ सकते हैं और ना ही कोई टीचर आपको पढ़ा सकता है। अगर कोई बोलता है तो उसके झांसे में ना आए, वो आपके लाइफ के साथ खेल सकता है और आप भी अपना लाइफ के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि इतना कम समय में आप कवर नहीं कर सकते हैं। बस एक ही ऑप्शन है आप लोगों के पास, प्रीवियस ईयर को जितना से जितना ज़्यादा हो सके पढ़ें, ताकि वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। और बिहार पुलिस बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और उससे जुड़िए और अपना वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आकाश आप लोग से विदा लेता हूँ, और कल फिर आप लोग के लिए एक नया वीडियो लाऊंगा। सेट 3 आएगा और बिहार पुलिस का अच्छा से पूरा फुल डिस्कशन वो कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।